नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कंपटीशन के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान, यानी कि संविधान क्या होता है, संविधान क्या है, इसे हम कैसे जानते हैं। बहुत सारे प्रश्न हमारे परीक्षार्थियों के मन में आते हैं कि संविधान है क्या, ये बनता कैसे है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है। इन सारे क्वेश्चन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि संविधान क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है, इसको हम लोग जानते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संविधान है क्या। इससे पहले, थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए कि संविधान से पहले हम क्या करते हैं, राज्य बनाते हैं। राज्य हम क्यों बनाते हैं, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो कभी अकेला नहीं रहता है, वो समाज में रहता है। तो व्यक्ति ने क्या किया, परिवार बनाया, परिवार से समाज बना और समाज से आगे चलकर राज्य बना। जब व्यक्तियों ने मिलकर राज्य का निर्माण किया, जब वो राज्य का निर्माण कर रहे थे, तो उस राज्य के निर्माण के समय उन्होंने अपना एक उद्देश्य रखा। उद्देश्य क्या था, मनुष्य का सर्वांगीण विकास, कि मनुष्य का राज्य में यदि सर्वांगीण विकास हो सकता है तो हमें राज्य की आवश्यकता है, नहीं तो हमें राज्य की आवश्यकता नहीं है। जब मनुष्य राज्य बनाने के लिए गए, तब राज्य कैसा होगा, राज्य क्या कार्य करेगा, राज्य किसके अंतर्गत चलेगा, राज्य के लिए क्या क्या चीजें होंगी, राज्य व्यक्ति के लिए क्या करेगा। व्यक्ति, आप समझ रहे हैं, व्यक्ति का मतलब होता है इंडिविजुअल, मनुष्य। मनुष्य क्या चाह रहा है, स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ अपना सर्वांगीण विकास भी चाह रहा है। तो सर्वांगीण विकास के लिए अपनी स्वतंत्रता कुछ हद तक वो राज्य को देने के पक्ष में आया। और राज्य क्या है, शक्ति है। शक्ति को जब कानूनी मान्यता मिल जाती है तो वो क्या कहलाती है, वो सत्ता कहलाने लगती है। तो सत्ता और व्यक्ति के बीच के संबंधों को जहां निर्धारित किया जाता है, उसे हम संविधान कहते हैं। सीधा सा समझ लीजिए, क्या है, व्यक्ति और सत्ता के मध्य जो संबंध बनने वाला है। आप देख लीजिए, जब आप पार्टनरशिप करने कहीं जाते हैं तो आप उसके लिए एक अनुबंध पत्र तैयार करवाते हैं। अनुबंध पत्र के माध्यम से दोनों अनुबंधकर्ताओं में एक सहमति बनती है। वो उस अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, उन नियमों और कानूनों पर हस्ताक्षर करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों लोग ये नियम और कानून मानेंगे। यदि हम ये नियम और कानून नहीं मानते हैं तो हमको इस प्रकार का दंड प्राप्त हो, या हम यदि इस कानून को तोड़ते हैं, इस अनुबंध को तोड़ते हैं, तो हमें इस अनुबंध से हटने के लिए जो भी दंडात्मक प्रक्रिया हो वो दंड प्राप्त हो। ऐसा अनुबंध जब हम छोटे स्तर पर कोई भी कार्य करने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं, कोई शिक्षण संस्थान बनाने जाते हैं, तब जब करते हैं तो यहां तो हम क्या कर रहे हैं, राज्य का निर्माण कर रहे हैं। राज्य का निर्माण जब हम कर रहे हैं तब हम अपने नियमों और कानूनों को लिपिबद्ध करना अवश्य चाहेंगे, क्योंकि लिपिबद्ध यदि वो कानून होंगे तो वो उन कानूनों की व्याख्या गलत ढंग से कोई चालाक व्यक्ति नहीं कर सकता है।
कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें लिपिबद्ध नहीं होती हैं तो लोग मुकर जाते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा हुआ ही नहीं था, ऐसा कोई गवाह नहीं है आपके पास, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है आपके पास। इसलिए संविधान बहुत आवश्यक है। व्यक्ति और राज्य के मध्य जो ये समझौता हो रहा है, हम जो एक राज्य बना रहे हैं, व्यक्ति आपस में मिलकर जो एक राज्य का निर्माण कर रहे हैं, वो राज्य कैसा होगा, वो राज्य कैसे चलेगा, वो राज्य में क्या क्या स्थितियां बनेंगी, वो सारा निर्धारण इस संविधान में होता है। तो आप सीधा सा समझ लीजिए कि हम अपने राज्य को संचालित करने के लिए कुछ नियम और कानून बनाते हैं। उन नियम और कानूनों को संविधान कहा जाता है। और इसकी एक दूसरी परिभाषा भी है कि संविधान क्या है? सर्वोच्च विधान है, यानी सबसे ऊंचा विधान है, जिसको देखकर ही हमारी संसद अन्य कानूनों को बनाएगी। और जो कानून उस संविधान से मैच नहीं करेंगे, उसकी आत्मा से मैच नहीं करेंगे, उनसे नहीं मिलेंगे, उनको क्या करेंगी? न्यायपालिका रद्द कर सकती है कि ये नियम संविधान के विरुद्ध है। तो संविधान क्या है? संविधान वो एक ऐसे मौलिक नियम और कानूनों का संग्रह है जो मौलिक होने के कारण आपके पथ प्रदर्शक होते हैं कि आगे राज्य आपका कैसे चलेगा, कैसे उसकी स्थितियां बनेंगी। ये सारा खाका उस पुस्तक में वर्णित होता है, उस संविधान में वर्णित होता है कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रताएं मिलेंगी और ये जो सत्ता है, इस सत्ता पर क्या क्या प्रतिबंध होंगे। यदि ये सत्ता व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार करने लगेगा तो व्यक्ति उसका किस प्रकार विरोध करेगा, और यदि व्यक्ति उच्छृंखल होगा, व्यक्ति उन नियम और कानूनों को मानने से इनकार करेगा, तो उसके लिए क्या दंडात्मक कार्रवाई होगी, ये सारा का सारा निर्धारण इस संविधान में होता है। सीधा आप लोग समझ लीजिए कि ये व्यक्ति और राज्य, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता के बीच में चलने वाला ये दुतरफा, मतलब एक तरफ नहीं जाता है, ये दोनों तरफ, ये दोनों बैठकर एक नई स्थिति पैदा कर रहे हैं। इसलिए उस स्थिति का जो मूल्यांकन होता है वो इस संविधान या सर्वोत्तम विधान के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि ये काफी बड़ा हो रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा और ले चलते हैं कि सर्वोत्तम विधान के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें रखते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन सी चीजें संविधान के अंतर्गत आती हैं। संविधान एक ऐसी लिपि या कह लीजिए कि ऐसा संग्रह है जिसे संविधान सभा ने बनाया। उस संविधान सभा के इस संविधान से क्या होता है? राज्य का संचालन होता है, और राज्य के संचालन के लिए और भी कई चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम विधान कहते हैं, जिसे हम नियम कहते हैं, जिसे हम कानून कहते हैं, और जो हमारी संसद बनाती है। संसद बनाती है तो संसद कैसे बनाएगी? जो संविधान है, संविधान के अनुरूप ही नियम और कानून बनाए जाएंगे। किसके लिए? देश को संचालित करने के लिए, इस व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए, और सत्ता को निरंकुश होने से बचाने के लिए ये कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। जिसको कौन बनाता है?
आपकी संसद बनाती है, आपकी विधायिका बनाती है। विधायिका संसद क्या होती हैं, ये सब विस्तार से समझेंगे। यहां केवल आज हम लोग क्या समझ रहे हैं, यहां हम संविधान समझ रहे हैं कि संविधान एक्चुअली है क्या। तो संविधान पिता की तरीके से है। इसमें क्या होता है, इसमें अनुच्छेद होता है। कई बार अनुच्छेद और धारा में हम लोग अंतर नहीं कर पाते हैं। तो यहां समझ लीजिए कि अनुच्छेद कहां होता है, संविधान में होता है। और संविधान क्या है, पिता है। पिता से ही, पिता को देखकर ही पुत्र का निर्माण किया जाता है। यानी कि जो विधान हैं, जो कानून हैं, वो क्या हैं, संविधान के पुत्र हैं। और इस विधान में जो शब्द, जो चीज प्रयोग होती है, उसको क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है। संविधान में जो प्रयोग होता है उसे आर्टिकल कहा जाता है। तो आर्टिकल और धारा में पिता और पुत्र का संबंध होता है। लेकिन कई बार हम प्रिंट मीडिया को भी देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी देखते हैं, और सामान्य चलन में भी ये देख लेते हैं कि वो अनुच्छेद की जगह धारा का प्रयोग कर देते हैं। ये उसी तरीके से होता है जैसे आप मान लीजिए कि हमारी माता जी हैं, बगैर पढ़ी लिखी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, वो कभी भी बेटे का नाम नहीं लेती हैं, हमेशा उनके पिता का ही नाम लेती हैं। उनके पिता का नाम है मूलचंद और बेटे का नाम है आसाराम। तो जब भी आसाराम आते हैं हमेशा कहती हैं, अरे वो मूलचंद आ गया है। हम लोग कहते हैं कि अरे मूलचंद नहीं, उसका नाम आसाराम है, मूलचंद उनके पिताजी का नाम है। तो कहती हैं अच्छा अच्छा ठीक है, हम समझ गए। अगली बार आएगा तो फिर कहेंगी अरे वो मूलचंद आ गया। तो ये ऐसी ही स्थिति हमें समाज में दिखाई देती है कि समाज अनुच्छेद को धारा के रूप में प्रदर्शित करता है। जबकि धारा क्या है, धारा पुत्र है और अनुच्छेद क्या है, पिता है। अनुच्छेद को देखकर ही विधान बनाया गया, कानून बनाए गए, आईपीसी बनाया गया, सीआरपीसी बनाया गया। सीआरपीसी, आईपीसी, इन सब में क्या होती हैं, धाराएं होती हैं, सेक्शंस होते हैं। लेकिन संविधान में आर्टिकल्स होते हैं। यह हमेशा याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद और धारा में अंतर बताइए। इसे हम बाद में नहीं बताएंगे, ये यही समझ लीजिए। और इन धारा और विधान को, ये जो हमारा नियम बना, कानून बना, विधान बना, ठीक है, इसको संचालित करने के लिए या इसको लागू करने के लिए कुछ नियम और कानून अलग से बनाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम प्रदत्त विधायन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदत्त विधायन कहते हैं। उसको कौन बनाता है, उसको कार्यपालिका बनाती है। अभी नियम कौन बना रहा था, नियम बनाने का कार्य किसका था, संसद का था, विधायिका का था। लेकिन जो प्रदत्त विधायन है उसका कार्य कौन कर रहा है, कार्यपालिका कर रही है। यानी कि संविधान के द्वारा जो चीजें बताई गई हैं उनको लागू करने के लिए हमारी संसद ने एक विधान पारित किया, एक अधिनियम पारित किया। उस अधिनियम को भी लागू करने के लिए हमारी कार्यपालिका ने क्या किया, एक प्रदत्त विधायन किया और उस प्रदत्त विधायन के अनुसार उसने नियम बनाए, उसने परिनियम बनाए। तो नियम, परिनियम, प्रदत्त विधायन और कानून या विधायन, ये सारी की सारी चीजें संविधान को देखकर ही बनाई जाती हैं। यानी संविधान को लागू करने की एक प्रक्रिया में आती हैं ये, और उसी अनुसार इनको देखा जाता है। यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए या व्यक्ति की स्वतंत्रता को लागू करने के लिए कुछ विधायन किया जाता है। लेकिन वो विधायन कैसा होगा, जैसा संविधान होगा। अब संविधान के अनुसार ही विधायन होगा। संविधान हमारा कब बना, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और कुछ प्रावधान उसी समय लागू हो गए। लेकिन इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को पूरा भारतीय संविधान देश में लागू कर दिया गया।
तो उस समय की क्या परिस्थितियां थीं? हम स्वतंत्र हुए, ब्रिटिश या अंग्रेजों से हमें आजादी मिली। आजादी के पश्चात हमने अपने देश के शासन को कैसे चलाना है, व्यक्तियों का कैसे कल्याण करना है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को किस तरीके से लागू करना है, इसके लिए एक बहुत बड़ी संविधान सभा बनाई और संविधान सभा के विद्वान लोगों ने मिलकर इसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इस संविधान को बनाया। इसीलिए कि किसी भी प्रकार से, और यह कहा जाता है कि विश्व का यह सबसे बड़ा संविधान है। कई लोग जब आलोचक इसकी आलोचना पर आते हैं तो इसे उधार का थैला, भानुमति का पिटारा, बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन उस पर हमें यहां ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर हम संविधान के बारे में जान रहे हैं, तो संविधान के बारे में जान लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि संविधान में क्या क्या चीजें होती हैं। ये सारी चीजें तो आपने देख ली कि संविधान में अनुच्छेद होते हैं, उसके पश्चात संविधान को लागू करने के लिए संसद के द्वारा कुछ विधान, कुछ अधिनियम पारित किए जाते हैं, उनमें धारा होती है। तो संविधान अलग है, विधान अलग है, अधिनियम अलग हैं और परिनियम अलग हैं, नियम अलग हैं, प्रदत्त विधायन अलग हैं। ये सारी चीजें अलग अलग हैं। इनको आप एक तरीके से समझते चले जाइए। अगर एक बार समझ में आ गए तो दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप बार बार कंफ्यूज होंगे कि क्या है ये संविधान, क्या है ये विधान, क्या है प्रदत्त विधायन, क्या है नियम, क्या है परिनियम, क्या है अधिनियम। तो आप समझ लीजिए, इसको एकदम हमने डिटेल में आपको यहां समझा दिया है कि किस तरीके से कौन सी चीज, कौन सी संस्था बनाती है। ठीक है, चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पुनः शुरू करिए और फिर से देखिए इसको, तुरंत आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब क्वेश्चन आता है, क्या संविधान वही एक पुस्तक है जिसे 1949 में कंप्लीट कर दिया गया था, जो लागू कर दी गई थी 1949 में, जो 395 अनुच्छेद थे जिसमें। लेकिन क्या वही ये संविधान है? नहीं, संविधान उससे अलग है, संविधान उससे बड़ी चीज है, उससे विस्तृत चीज है। तो संविधान के अंतर्गत और कौन कौन सी चीजें आती हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि संविधान तो वही था, और बहुत सारे अनर्गल क्वेश्चन भी पूछते हैं कि संविधान में इस समय कितने अनुच्छेद हैं। अरे, इस समय कितने अनुच्छेद हैं वो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, वो आपसे कभी नहीं पूछा जाता। आपसे वो तभी पूछा जाता है कि प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे। ये तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको फंसाने के लिए लोग पूछ लिया करते हैं कि इस समय कितने अनुच्छेद हो गए हैं, अब कितने अनुच्छेद हो जाएंगे, ये कहां तक अनुच्छेद जा सकते हैं, इनकी कोई लिमिट है या नहीं है। ये इन क्वेश्चंस के बारे में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मालूम है मेरे YouTube चैनल पे एक सज्जन ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर कितने अनुच्छेद हो गए थे। मैं इरिटेट हो गया, मैंने जवाब नहीं दिया उसका कि भाई क्वेश्चन आप वो पूछिए जो प्रासंगिक है, जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करने वाला है। आप दादागिरी करने के लिए, अरे मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं, क्वेश्चन पूछेंगे तो वो व्यर्थ के क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं करता हूं। ठीक है, चलिए अब सीधा चलते हैं कि संविधान के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें और आती हैं। संविधान में पहले तो वो संकलन जो 26 नवंबर 1949 को कर दिया गया, वो तो पूरा का पूरा संविधान में आता है। ठीक है, लेकिन संविधान में उसके पश्चात 1949 के पश्चात आज तक बहुत सारे, लगभग 110 के ऊपर संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो वो 110 जो संविधान संशोधन हो गए हैं वो संविधान में सम्मिलित किए जाएंगे, और उस संविधान में से जो संविधान संशोधन के माध्यम से चीजें हटाई गई हैं वो हट जाएंगी,
जो नई चीजें जोड़ दी गई हैं वो जुड़ जाएंगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वो पूरी पुस्तक, जो मैं अभी कह रहा था कि पूरी पुस्तक वही रहेगी, नहीं रहेगी। पूरी पुस्तक वो नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने पहले बोल दिया था कि जब मैं यहां समझाने आऊंगा तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि उस पुस्तक में जो चीजें थीं वो तो रहेंगी ही, लेकिन कौन सी रहेंगी? जिन्हें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया नहीं गया है, जिन्हें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है, वो हट जाएंगी। तो पहली चीज, वो संकलन जो उस समय लागू कर दिया गया था, लेकिन संविधान संशोधन के पश्चात जिनको हटा दिया गया है वो हट जाएगा, जो नया जोड़ दिया गया है वो जुड़ जाएगा, वो संविधान के अंतर्गत ही माना जाएगा। तो अब दो चीजें हो गई, एक तो वो संकलन जो उस समय संविधान सभा ने बनाया था, और जो अब इतने वर्षों पश्चात हमारे देश में आए बदलावों, नई टेक्नोलॉजी के इजाद के पश्चात प्रत्येक समय में जो रचना होती है वो कहीं ना कहीं अप्रासंगिक होती चली जाती है यदि उसमें सुधार की संभावना ना हो। इसीलिए इस संविधान में अभी तक लगभग 110 संविधान संशोधन कर दिए गए हैं। इन 110 संविधान संशोधनों के पश्चात जो नया संविधान आया वो मिल जाएगा। तो इसमें क्या चीजें हो गई? दो चीजें सम्मिलित हो गई। और तीसरा चीज क्या है कि जब संविधान क्या है? छोटी सी चीज है। संविधान में कुछ चीज लिख दी गई, उसकी व्याख्या करने के लिए नियम पर नियम, अधिनियम, ये सारी चीजें बनती चली जाती हैं। लेकिन यदि कोई अधिनियम ऐसा बनता है जिस पर विवाद खड़ा हो जाता है कि ये अधिनियम संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, संविधान के मूल ढांचे को क्षति पहुंचा रहा है, तो ऐसे नियम और विधान को चुनौती दी जाती है। कहां? सुप्रीम कोर्ट में। तो यानी कि हमारे संविधान को जो व्याख्या करने का अधिकार है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट को है। कई बार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसका है? तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। तो सर्वोच्च न्यायालय व्याख्या करने के पश्चात जो अपने निर्णय देता है वो निर्णय भी इस संविधान के अंतर्गत ही लागू होते हैं। उन्हें भी संविधान माना जाता है। और उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे निर्णय जिन्हें संविधान के रूप में रखा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में आके बताइए। ठीक है, चलिए। इसका अगली चीज है कि क्या संविधान इतना ही समाप्त हो गया? नहीं। संविधान की व्याख्या करने के लिए विद्वानों के द्वारा जो टीकाएं लिखी जाती हैं, जो भाष्य लिखे जाते हैं, उन्हें भी संविधान के अंतर्गत ही रखा जाता है। उन्हें क्या किया जाता है? तो वो भी संविधान के अंतर्गत आ जाते हैं। जो टीकाएं, जो भाष्य विद्वानों के द्वारा लिखे जाते हैं, उन्हें भी संविधान के अंतर्गत लिखा जाता है। जैसे हम लोग डी बसु, सुभाष कश्यप, इन सारे लोगों को पढ़ा करते हैं, तो ये क्या हैं? ये भाष्य हैं संविधान के पर लिखे गए। तो ये संविधान के भाष्य भी संविधान के अंतर्गत ही माने जाते हैं। और इसमें सबसे अंत में वो सारी चीजें होती हैं, वो हमारी परंपराएं होती हैं, वो अभिसमय होते हैं जिनकी चर्चा, जिनका जिक्र संविधान में नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्हें हम परंपराओं के नाते, अभिसमय के नाते अपने चरित्र में बनाए हुए हैं। ऐसे परंपराओं को, ऐसे अभिसमयों को भी संविधान का दर्जा प्राप्त होता है। तो यह क्लियर हो गया कि संविधान में कौन कौन सी चीजें आती हैं। नंबर एक, वो संविधान जो 1949 में बनकर तैयार हुआ संविधान सभा के द्वारा। उसके पश्चात जो संविधान संशोधन हुए, तो संविधान में जो नया जुड़ा, जो पुराना हटा, वो मिला के संविधान बना। इसके पश्चात आता है सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय जो संविधान की व्याख्या करने के लिए दिया जाता है।
उस निर्णय को भी संविधान के अंतर्गत ही रखा जाता है। इसके पश्चात संविधान पर जो टीकाएं, जो भाष्य लिखे जाते हैं, वो भी संविधान के अंतर्गत ही रखे जाते हैं, और जो अभिसमय और जो परंपराएं होती हैं, ये भी संविधान के अंतर्गत ही रखी जाती हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि संविधान, जिसे हम बहुत छोटा समझ रहे थे, वो संविधान उतना छोटा नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं, बहुत सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। इसलिए संविधान चूंकि मूल दस्तावेज है, वो सर्वोत्तम विधान है, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, राज्य को नियंत्रित किया जाता है, व्यक्ति को नियंत्रित किया जाता है, दोनों में समायोजन बनाया जाता है। अब मूल चीज आती है कि संविधान में ये सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली संविधान और क्या क्या चीजों का निर्धारण करता है। बहुत सारी चीजों का निर्धारण करता है, लेकिन इसमें हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले तो संविधान क्या करता है, राज्य की संरचना को बताता है कि आप जो राज्य बनाने जा रहे हैं वो कैसा राज्य है, वो लोकतंत्र है या राजतंत्र है। संविधान में स्पष्ट लिखा होता है, हमारी प्रस्तावना में ही लिखा है कि हम कैसा संविधान अपना रहे हैं। ठीक है, तो संविधान हमें राज्य की प्रकृति और राज्य की संरचना के बारे में बताता है, उसकी पूरी जानकारी हमें देता है कि हमारा राज्य कैसा होगा, क्या क्या कार्य करेगा, उसके क्या क्या कर्तव्य होंगे, उसके अधिकार क्या होंगे। अधिकार और कर्तव्यों का पूरा निरूपण, पूरी चीज विस्तृत बताई जाती है संविधान में। इसके पश्चात राज्य तो हमने देख लिया कि राज्य कैसा है, लेकिन राज्य का कार्य कौन करता है? राज्य का कार्य करता है सरकार। राज्य की सत्ता का उपयोग कौन करता है? सरकार करती है। तो सरकार कैसी होगी? सरकार हमारी संसदात्मक होगी, यानी कि अगर हमने लोकतंत्र को अपनाया है, राजतंत्र को अपनाया है, तब तो बात ही अलग है। लेकिन यदि हमने लोकतंत्र को अपनाया है तो लोकतंत्र के दो स्वरूप हैं। कौन से? एक तो संसदात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो हम किसको अपना रहे हैं? संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपना रहे हैं या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपना रहे हैं? इसका पूरा जिक्र संविधान में किया जाता है। और इसके पश्चात केंद्र और राज्यों में कैसा संबंध होगा, शक्तियों का वितरण किस तरीके से किया जाएगा, शक्तियों का वितरण कैसे चलेगा, इस बारे में भी जिक्र होता है कि आपका संविधान एकात्मक है या संघात्मक है। कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है शक्तियों के बंटवारे के लिए। अब सरकार, चूंकि हमने लोकतंत्र अपनाया, हम लोग भारत के संदर्भ में देख रहे हैं, तो भारत के संदर्भ में हमने किसको अपनाया है? लोकतंत्र को अपनाया है। तो लोकतंत्र में जो हमारी सरकार होती है उसके क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं, यानी सरकार की पूरी संरचना बताई जाती है। और 3 अंग कौन कौन से होते हैं? व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में ये व्यवस्थापिका के बारे में भी डिटेल बताते हैं कि व्यवस्थापिका आपकी 1 सदन की होगी या 2 सदन की होगी, कार्यपालिका आपकी एकल होगी या बहुल होगी, बहुत सारे लोग कार्यपालिका में होंगे या एक व्यक्ति होगा। तो ये सारी चीजें, मंत्रिपरिषद होगी तो कैसी होगी, वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, जो विधायिका है और कार्यपालिका है उसमें संबंध कैसा होगा, क्या कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी या कार्यपालिका स्वतंत्र होगी, इस सारे के विषय में विस्तार से चर्चा की जाती है। और इसमें महत्वपूर्ण चीज यह भी होती है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी स्पष्ट बताया जाता है कि विधायिका की क्या शक्ति होगी और कार्यपालिका की क्या शक्ति होगी और न्यायपालिका की क्या शक्ति होगी। और यदि इनकी शक्तियां निर्धारित कर दी गई हैं तो कोई भी व्यक्ति
दूसरे की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करेगा, दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो कौन सा सिद्धांत लागू होता है यहां पर नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को अपनाया जाता है कि ना तो एक दूसरे के में हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन यदि एक अंग अपना कार्य करने में असफल होता है या ठीक से नहीं कर पाता है तो दूसरा व्यक्ति फट से आगे बढ़कर उसका कार्य कर लेता है, यानी कि नियंत्रण कर लेता है, संतुलन बना लेता है। तो नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को भी इसमें अपनाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या होती है, इसमें चूंकि हम जब राज्य बना रहे हैं तो राज्य कौन बना रहा है? राज्य नागरिक मिलकर बना रहे हैं, लोग मिलकर बना रहे हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यक्ति है। लोकतंत्र में किसके लिए शासन हो रहा है? व्यक्ति के लिए, नागरिक के लिए। तो इस शासन में व्यक्ति की स्वतंत्रता कहां तक होगी, उसकी स्वतंत्रता समूह के साथ किस प्रकार समाहित किया जाएगा, किस प्रकार उसको अधिकार मिलेंगे, व्यक्ति को कितने अधिकार होंगे, राज्य को कितने अधिकार होंगे, सरकार को कितने अधिकार होंगे, किस क्षेत्र में व्यक्ति खड़ा होकर अपने अधिकारों का प्रयोग कर सरकार की आलोचना कर सकेगा, अपनी अभिव्यक्ति दे सकेगा। अनुच्छेद 19(1) स्वतंत्रताएं आपने पढ़ रखी होंगी, तो उनके तहत जो मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकारों में यह विस्तृत बताया जाता है कि व्यक्ति को कहां तक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी और व्यक्ति कहां तक बोल सकेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अनर्गल बोलेगा, गालियां देगा, ऐसा नहीं है। वहां पर प्रतिबंध लगाया गया है, आपके ऊपर नियंत्रण भी किया गया है, तो संतुलन बनाया गया है कि आप आलोचना करेंगे तो सकारात्मक आलोचना करेंगे, आप अंतर्राष्ट्रीय संधियों के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, और यदि बोलेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा। तो आप कहां बोलेंगे, कहां नहीं बोलेंगे, लिपिबद्ध किया गया है, बताया गया है, निर्धारित किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत योग्य व्यक्ति या बहुत धूर्त व्यक्ति सत्ता पर पहुंच जाए तो आपके अधिकारों का हनन कर ले, इन शक्तियों को अपने हाथ में ले ले। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लिपिबद्ध कर दी गई हैं, लिखी हुई हैं, इनको मिटाया नहीं जा सकता है और इनको बरगलाया लोगों को नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि शक्तियों का बंटवारा है, शक्ति पृथक्करण का नियम लागू है यहां पर। तो शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट तौर से है, राज्य और केंद्र में भी शक्तियों का बंटवारा है, और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के आधार पर शक्तियों का विस्तृत बंटवारा किया गया है। यानी कि ना तो व्यक्ति की स्वतंत्रताएं बाधित हों और ना राज्य को अपने संचालन में बाधाएं उत्पन्न हो, इसका विस्तार से वर्णन किया जाता है। इसी को कहते हैं संविधान। संविधान है क्या? ये सरकार यानी कि सत्ता, सरकार को जब शक्ति मिलती है और उसे कानूनी मान्यता मिल जाती है तब उसको क्या कहते हैं? सत्ता कहते हैं। शक्ति को जब कानूनी मान्यता प्राप्त होती तब उसे सत्ता कहते हैं। तो सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य कुछ समस्याएं ना आए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए इस संविधान का निर्माण किया जाता है और संविधान को बनाया जाता है। संविधान, चूंकि समझौता कौन कर रहा है? व्यक्ति कर रहा है। इस व्यक्ति के जो मूल में कौन है? व्यक्ति है। और व्यक्ति कैसे अपना सर्वांगीण विकास करेगा, कैसे अपने राज्य का विकास करेगा, तो राज्य का विकास भी हो, समाज का विकास भी हो, व्यक्ति का विकास भी हो, इन सारी जटिल चीजों के लिए एक बहुत बड़ा संविधान बनाया गया, भारतीय संविधान, जिसको बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
इसमें लगा और इसमें कितना पैसा लगा, उस समय कितना पैसा खर्च हुआ, इसे कमेंट सेक्शन में आके बताइए। ठीक है, चलिए। अब बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं कि सर संविधान की आवश्यकता क्यों, इसे हम दोबारा क्यों बताएं, हम पहले बता चुके हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि कोई भी जब हम अनुबंध करते हैं, जब हम किसी से समझौता करते हैं, तो उसके नियम, कानून, शर्तें लिपिबद्ध कर ली जाती हैं। लिपिबद्ध होने से एक दूसरे को झुठलाया नहीं जा सकता, एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाया जा सकते, एक दूसरे पर अनर्गल टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो चीजें वो लिखी हुई हैं, उस समय उन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उन हस्ताक्षरों के मध्य समझौता हुआ है, उस समझौता को किस तरीके से लागू किया जाए, इसीलिए इस संविधान का निर्माण किया जाता है, इस संविधान को बनाया जाता है। इस संविधान का बहुत सारे लोग पूछने लग जाते हैं कि सर इसका उद्देश्य क्या होता है। अरे उद्देश्य क्या होता है, इतने बार तो बता चुका हूं भैया, उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। क्योंकि समझौता कौन कर रहा है? व्यक्ति कर रहा है, इंडिविजुअल कर रहा है। इस इंडिविजुअल का सर्वांगीण विकास ही संविधान का मूल उद्देश्य होता है। और चूंकि भारत ने क्या किया है, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया है, तो इस सभ्यता के अंतिम छोर पर बैठा वो व्यक्ति भी अपने अधिकारों का उपयोग कर सके, इसके लिए कार्य कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार क्यों करेगी? क्योंकि संविधान में लिखा है, और संविधान के अनुसार यदि सरकार नहीं चलेगी तो सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा, सरकार को हटा दिया जाएगा। यही है संविधान, यानी कि वो सर्वोच्च विधान जिसके माध्यम से देश का संचालन किया जाता है, इसे कहते हैं संविधान। संविधान में और क्या चीजें हैं, कैसे आगे चलती हैं, क्या होगा, इसको हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और आपका ज्ञानवर्धन करते चलेंगे। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। हां, चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए इसको यहीं तक आज के टॉपिक को रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर करिए। ऐसा नहीं है कि अपने मम्मी पापा को शेयर कर दीजिए, उनको अभी इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं अर्थियों को शेयर करिए जिनको इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।